हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स फंडा। CDS 2 2019 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका रहेगा पार्ट 1। CDS का एग्ज़ाम इस बार होगा सितंबर में। 8 सितंबर को होगा एग्ज़ाम। तो हम सारे करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट होंगे वो इस सीरीज़ में कवर करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। CAPF का एग्ज़ाम है जो अगस्त में, उसके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने CDS या CAPF के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC के ऊपर ये क्वेश्चन है। सुधीर भार्गव को अभी अभी चेयरमैन जो है बनाया गया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। जितनी भी हमारी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन CDS में आते रहते हैं। अगर हम इसको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ लेंगे तो उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। तो देखते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किस एक्ट के द्वारा बनाई गई? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। तो ये आपने देख लेना है। तो इसकी वजह से पहली स्टेटमेंट हुई ठीक। दूसरी, while inquiring into any matter under RTI Act, CIC shall have the powers of civil court। जितनी पावर्स हमारे पास सिविल कोर्ट के पास होती है उतनी ही पावर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास होती है। यानी कि डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जितनी पावर, जितनी पेनल्टी, जितनी सज़ा, ये सब कुछ सिविल कोर्ट दे सकती है, वही सब कुछ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी दे सकती है। CIC के पास उतनी ही पावर है जितनी एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है। इस वजह से पहली दोनों स्टेटमेंट्स हुई ठीक। अगली चीज़, डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आर फाइनल एंड बाइंडिंग। बिल्कुल सही है। जो हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है RTI के रिलेटेड, राइट टू इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ आती है, कोई भी डिस्प्यूट आता है, उसमें फाइनल डिसीजन किसका है? वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। हमारी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होती है, लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इसका जो भी ये निर्णय लेगी वो सभी पूरे इंडिया में RTI के रिलेटेड वो बाध्य होगा किसी भी डिस्प्यूट को लेकर। तो इस वजह से तीनों स्टेटमेंट्स हैं हमारी ठीक। यहाँ पे D ऑप्शन मिसिंग है, 1, 2 एंड 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स हैं ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे। Consider the following statements regarding the ecologically sensitive areas। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हमारे कौन से होते हैं उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UPSC आपको डायरेक्टली पूछ सकती है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज कौन से होते हैं उनके रिलेटेड। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी अभी पार्लियामेंट ने ये कहा था कि वेस्टर्न घाट्स में 600 किलोमीटर का एरिया था जो हमारा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ के अंडर आता है। तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी अनदेखी की थी। उसके रिलेटेड पार्लियामेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी हिदायतें दी थी, जिसके कारण इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ काफ़ी न्यूज़ में रहे। तो हमको ये देख लेना चाहिए कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ क्या है। सबसे पहली स्टेटमेंट, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ आर नोटिफाइड बाय यूनियन गवर्नमेंट अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बिल्कुल सही है। जो हमारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो थे बनाए गए थे, नोटिफाई किए गए थे, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर किए गए थे, जिसकी वजह से पहली स्टेटमेंट है सही। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है ये नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है। बस ये होता है कि वहाँ पे वही ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जा सकती है जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को
कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसी कोई पोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज, कोई इंडस्ट्रीज लगाना, ये सब कुछ जो है बाध्य होता है। लेकिन ये नहीं है कि कंप्लीटली ह्यूमन एक्टिविटीज बंद होती है कि वहां पे लोग जा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारी पहली स्टेटमेंट है सही, दूसरी है गलत। और इन्होंने पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज नॉट करेक्ट, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी जो हमारी इंडिया ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 में, उसके रिलेटेड जो है अमेंडमेंट्स हुई हैं पार्लियामेंट में। लेकिन वो अमेंडमेंट्स इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट हुई है इस वजह से इंडियन ट्रेड यूनियन के बारे में जानना, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यूपीएससी पूछ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्यों बनाया गया था। इस वजह से कि लीगल और कॉरपोरेट स्टेटस देने के लिए, जितनी हमारी ट्रेड यूनियंस हैं उनको एक लीगल स्टेटस देने के लिए, ताकि अगर लीगल स्टेटस ट्रेड यूनियंस को दिया जाएगा तो ट्रेड के रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स होंगे वो ट्रेड यूनियन सॉल्व कर पाएंगी। तो लीगल और कॉरपोरेट स्टेटस देने के लिए ट्रेड यूनियन को इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो था वो बनाया गया था, जिसकी वजह से पहली स्टेटमेंट है सही। दूसरी स्टेटमेंट, लाला लाजपत राय वॉज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बिल्कुल सही है। जो हमारी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले चेयरमैन थे ये लाला लाजपत राय जी थे, जिसकी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट है सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एक तरफ वो दी गई है और दूसरी साइड स्टेट दी गई है। तो हमने मैच करना है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। सबसे पहले 3 ट्राइब्स हमें दी गई है, आदि, इदू मिश्मी, मोनपा। अब ये बताना है अब ये कौन कौन सी स्टेट में है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी हमारी ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, आदि, इदू मिश्मी, मोनपा, ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में है, जिसकी वजह से हमारा सेकंड पेयर है ठीक और पहले दोनों है गलत, क्योंकि ये तीनों शेड्यूल्ड ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी अभी पार्लियामेंट ने दोबारा से अरुणाचल प्रदेश की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको नोटिफाई करने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करती है। शेड्यूल्ड ट्राइब के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी सीडीएस पूछ चुका है, इस वजह से ये नाम सारे ही इंपॉर्टेंट है, आदि, इदू मिश्मी, मोनपा। इसके अलावा भी कुछ जो हमारी अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो इंपॉर्टेंट है, उनके नाम ये लिखे हुए हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये जितने भी नाम हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिलेटेड ये आपको पता होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है जर्मन वॉच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 56 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को मद्देनजर रखा गया था, उसके बेस पर ये रैंकिंग थी और इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसकी पावर्स के रिलेटेड ये सब कुछ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया न्यूज़ में क्यों था? सबरीमाला का जो इशू चल रहा था, सबरीमाला का, उस पर जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी अपनी, उसकी वजह से अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आपने नीचे कमेंट करके ये बताना है कि इस वक्त हमारे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कौन है। तो आगे देखते हैं, हमने ये बताना है इनमें से स्टेटमेंट कौन सी जो है करेक्ट नहीं है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैज़ द राइट
ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। बिल्कुल सही है। जो हमारे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, इनके पास ये अधिकार है, ये किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं, सुनवाई को सुन सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। तो इनके पास ये राइट है। तो पहली स्टेटमेंट है सही। दूसरी स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को आर्टिकल 76 के तहत अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो पहली दोनों स्टेटमेंट है सही। तीसरी, अटॉर्नी जनरल एडवाइजेज गवर्नमेंट ऑन सच लीगल मैटर्स एज रेफर्ड और साइंड बाय द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम है अपनी एडवाइस देना सरकार को लीगल मैटर्स के तहत, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन किए जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट है सही। ये भी स्टेटमेंट है सही, जैसा कि उन्होंने सबरीमाला के इशू में भी किया, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, इस वजह से अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया काफ़ी न्यूज़ में थे। लास्ट, अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज और अ हाई कोर्ट जज कैन बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। जो पर्सन क्वालिफाई होता है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए, उसी को अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बनाया जाता है, ना कि हाई कोर्ट जज। यानी कि जो बंदा जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है, उसका क्राइटेरिया जो है क्वालिफाई करता है, उसी को प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अपॉइंट किया जाता है, ना कि हाई कोर्ट जज। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसकी वजह से हमारी ऑप्शन डी जो है वो होगा गलत। पहले तीनों ऑप्शन है सही। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 8699247491 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।